मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार में हम सबसे पहले शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं। शब्द अलंकार के 3 प्रकार थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। इन्हें हम बारी बारी से पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं इन्हें और उदाहरण भी देखे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ अलंकार। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के भी 5 प्रकार हैं। उन 5 प्रकार में हम सबसे पहले हमारा एक प्रकार पढ़ चुके हैं, जो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम पढ़ चुके हैं। उपमा अलंकार में एक शब्द होता है उपमेय, एक होता है उपमान, है ना। जहाँ पर किसी की तुलना की जा रही हो, जहाँ किसी की समानता बताई जा रही हो, वहाँ होता है उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। चलिए देखते हैं रूपक अलंकार होते क्या है। रूपक अलंकार का अर्थ होता है एकता। रूपक का अर्थ होता है एकता। वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है ना। अब वस्तुओं के बीच अभिन्नता, जो वस्तुएं अभिन्न हैं, जो वस्तु है उसके अलग अलग प्रकार बताना, उसके बीच में विभिन्नताएं बताना। अभिन्नता को या अभिन्नता जो है उसमें मतलब कोई भी अभिन्नता नहीं हो, उसमें कहाँ एकाकीपन आ रहा हो, कहाँ एक रूपता आ रही हो, उसे बताने का काम करता है रूपक अलंकार। ठीक है, स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। यह एक अर्थ अलंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, वहाँ रूपक अलंकार रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पहले वाले में हमने उपमेय और उपमान शब्दों को पढ़ा था, यानी कि हमने उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान शब्दों को पढ़ा था, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान शब्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं और इनका कोई महत्व नहीं होता है रूपक अलंकार में, है ना। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज होती है वो यह है कि जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण मतलब वह शब्द पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण होता है। अप्रस्तुत का आरोपण कर वहाँ पर उसे अप्रस्तुति का आरोप लगाया जाता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है, वहाँ पर अभेदता को प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि हम और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। पहला उदाहरण है हमारा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, है ना। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस काव्यांश में अंबर का मतलब होता है आकाश, है ना। आकाश जो है वो इस काव्यांश से अंबर में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नागरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया, अतः यह रूपक अलंकार है ना। अब अंबर जो है वो आकाश है। आकाश को किसका बारे में बताया? पनघट के बारे में। यहाँ पर पनघट शब्द छुपा हुआ है ना। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर को है वो पनघट में डुबो रही। पनघट मतलब जहाँ से हम पानी भरते हैं, है ना। जैसे कुआं होता है, कुएं से हम पानी भरते हैं। नदी होती है, नदी से हम पानी भरते हैं, ठीक है। पानी को लेकर के आते हैं।
तो कोई महिला जो है वो पानी लेने के लिए पनघट पर गई है। जब वो पनघट पर देखती है तो उसको पानी में किसका बिंब दिखता है? पानी में आकाश नजर आता है उसे, है ना। पानी में परछाई, आकाश की परछाई उसको नजर आती है, उसका बिंब बनता है, उसका दृश्य बनता है। आकाश का दृश्य जो है वो पानी में बन जाता है। तो वो क्या कह रही है कि बीती विभावरी जागरी, मतलब विभावरी मतलब सुबह सुबह के समय में वो जाग गई है। सुबह सुबह के समय में कोई नायिका है, कोई औरत है, वो जाग गई है और वो पानी लेने के लिए घाट पर गई है, मतलब पनघट पर गई है। तब उसने वहाँ पर दृश्य देखा कि उस पनघट पर आकाश की छवि दिखाई दे रही है। मतलब जब पानी फैला हुआ है तो पानी में आकाश की छवि दिखाई दे रही है। अमर पनघट में डुबो रही तारा घन उषा नागरी, है ना। अब तारा घन उषा नागरी मतलब तारा क्या है? तारामंडल। कई सारे जो तारामंडल आकाश में होते हैं ना, उनकी परछाई भी दिखाई दे रही है। कहाँ पर दिखाई दे रही है? पानी में। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे पानी में पूरे तारों की एक नगरी बसी हुई है, तारों का एक नगर बसा हुआ है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। इस काव्यांश में अंबर, आकाश में पनघट, तारा में घट मतलब कुंभ तथा उषा में प्रातः में नगरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया। चलिए एक उदाहरण और समझने की कोशिश करते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अगला उदाहरण हम देख रहे हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण कपसी मतवाली। अरे चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण कंपसी मतवाली ना। इस काव्यांश में चिंता में विश्ववन की व्याली तथा ज्वालामुखी के स्फोट जैसे उपमानों का आरोपण हुआ है। विश्ववन की व्याली, है ना। व्याली का मतलब होता है आग, है ना। व्याली का मतलब होता है आग। जब जंगलों में आग लग जाती है तो उसकी तुलना किससे की है? चिंता से, है ना। हमारे मन में जो चिंताएं होती है ना, वो भयंकर तेज होती है चिंताएं, वो हमें जला करके राख कर सकती है। इतनी खतरनाक होती चिंताएं, इतना खतरनाक होता है तनाव। तो उस चिंता की तुलना किससे की गई है? जंगल की आग से, व्याली से की गई है ना। यहाँ पर आरोप लगाया गया है उस आग पर, है ना, कि चिंता के समान है, ठीक है। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण कंपसी मतवाली, है ना। अब तथा ज्वालामुखी स्फोट जैसे उपमानों का आरोपण हुआ है। अब चिंता जो है उसका ज्वालामुखी के स्फोट जो होता है ना, ज्वालामुखी से जो आग निकलती है ना, उससे भी तुलना की गई, उससे आरोप लगाया गया कि चिंता इतनी खतरनाक होती है कि वो ज्वालामुखी के स्फोट के जैसे होती है, ज्वालामुखी की आग के जैसे होती है, या जंगल की आग के जैसे होती है, जो कि सब कुछ खत्म कर सकती है ना। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान शब्दों को नहीं जोड़ा जाता है, यहाँ पर सिर्फ आरोप लगाया जाता है, आरोपण होता है शब्दों के माध्यम से कि किसी एक चीज पर आरोप लगाया गया है। और यहाँ पर अभिन्नता को प्रस्तुत किया जाता है कि शब्दों में जहाँ अभिन्नता होती है, जहाँ अलगपन होता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये होता है रूपक अलंकार, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ रूपक अलंकार को ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम फिर अगला अलंकार पढ़ेंगे जो कि हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तब तक आप रूपक अलंकार के 2 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे, है ना। अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और इस रूपक अलंकार को, उपमा अलंकार को, उत्प्रेक्षा अलंकार को हम एक बार ऑफलाइन क्लास में भी समझेंगे, है ना। तो हमारी मंडे को ऑफलाइन क्लास होती है ना। जितने लोग आ सकते हैं स्कूल में आए और इसे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी लोग ऑनलाइन रहेंगे क्लास में, तो इसे ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।